हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट बेसिकली क्या है कि आफ्टर कोल्ड वॉर कंट्रीज दो भाग में बढ़ चुकी थी। एक जो यूएसए की टीम की थी और एक जो सोवियत यूनियन की टीम की थी। अब सोवियत यूनियन से हमेशा दिमाग में आएगा कि रशिया अभी नहीं है दोस्तों। रशिया हालांकि उसका हिस्सा बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन सोवियत यूनियन में सभी देश इंक्लूड है। ठीक है। अब यूएसए, एक तरफ यूएसए अपना मिलिट्री पावर बढ़ा रहा था और एक तरफ सोवियत यूनियन अपना। अब ये दो मेजर पावर ब्लॉक्स थे। पावर ब्लॉक्स मतलब कि यही दोनों सुपर पावर कंट्रीज थी, यूएसए और सोवियत यूनियन। इस बीच में यूएसए जो भी अगल बगल की कंट्रीज थी उनके साथ अलायंस करता था, जैसे कि नाटो, इस तरीके की मिलिट्री अलायंस। नाटो का मिलिट्री अलायंस का मतलब मानो यूएसए का संगी हो चुका है ब्रिटिश के साथ। अगर सोवियत यूनियन ने ब्रिटिश पे हमला किया तो उसे ये माना जाएगा कि वो हमला यूएसए पे है, क्योंकि यूएसए और ब्रिटिश के साथ अलायंस है। तो वो क्या किस पे हमला होगा, वो इनडायरेक्टली यूएसए पे हमला माना जाएगा और यूएसए अटैक करेगा सोवियत यूनियन पे। ठीक है। उसी तरीके से सोवियत यूनियन ने भी अपना कुछ बना के रखा था, वो है वार्सा पैक्ट। वो भी दूसरे कंट्रीज़ को अपने साथ जोड़ा हुआ था। अगर यूएसए ने दूसरे कंट्रीज़ को अटैक किया तो ये माना जाएगा कि उसने सोवियत यूनियन पे अटैक किया है। तो सोवियत यूनियन अटैक किस पे करेगा, यूएसए पे। तो इसी दो बीच में ये पैक्ट्स के कारण मिलिट्री अलायंसेस होते थे। अब मिलिट्री अलायंसेस कैसे होते थे, मानो कोई नाटो का सदस्य बन जाता है तो उसका ये हुआ कारण कि ब्रिटेन अगर नाटो का सदस्य बन रहा है तो उसको डिफेंस के जितने भी आइटम्स है उस पर खर्चा करना होगा, उसमें सोल्जर्स भेजने होंगे, सब कुछ करना होगा, मिलिट्री चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा करना होगा। सेम सोवियत यूनियन भी मिलिट्री और डिफेंस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा खर्चा करता था। दोनों कंट्रीज में गजब की राइवलरी थी। इस राइवलरी के कारण हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या देखा था, डेथ, बहुत ज़्यादा डेथ, मासेस ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा मैसाकर ऑफ पीपल की मौत हुई थी। तो इस चीज़ को अभी अभी ये जो कोल्ड वॉर चल ही रहा था उसमें ताज़ा ताज़ा जो न्यू अफ्रीका एंड एशियन कंट्रीज़ जो आज़ाद हुई थी तो उन्होंने सोचा कि हम किस तरफ जाएं, क्योंकि यूएसए बोल रहा था मेरी टीम में आ जाओ, सोवियत यूनियन बोल रहा था मेरी टीम में आ जाओ। इसमें एशिया के कंट्रीज़ जो कि बेसिकली इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ये सब अलग अलग कंट्रीज जितनी भी आ रही थी, मालदीव्स, उन सबको ने सोचा कि हम क्या करें। तो इंडिया में थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने स्टार्ट किया नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसका मतलब सर आप भी ठीक हो, आप भी ठीक हो, लेकिन हम दोनों के साथ नहीं जाना चाहेंगे, हम एक तीसरा रास्ता चुनेंगे जिससे हम किसी के साथ भी अलाइंड नहीं है, नॉन अलाइंड मूवमेंट। इस मूवमेंट के कारण क्या होगा कि पहले तो देश एक दूसरे इन दोनों के साथ जाएंगे नहीं। अगर मान लो कोई एशिया इसके साथ जुड़ गया और अफ्रीका इधर जुड़ गया तो ये कंट्रीज तो डिफेंस पे खर्चा कर रही हैं, एशिया भी उसी पे खर्चा करेगा और सोवियत यूनियन भी उस पर खर्चा करेगा। अब सब एक दूसरे खर्चा करेगा और थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया अगर एशिया और अफ्रीका में और इन दोनों में युद्ध हुआ तो मान लो ये सुपर पावर्स का युद्ध कहलाएगा। अगर एशिया और अफ्रीका में अगर युद्ध हो गया तो वो सुपर पावर्स का युद्ध होगा और अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा और दैट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने भयंकर भयंकर हथियार हैं कि पूरे दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। इतने हथियारों का इन्वेंशन हो चुका है। तो मेन फीचर्स क्या था सर, किस तरीके से हम ये तीसरे इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की मदद से बाकी सब कंट्रीज़ को इन दोनों के टीम में जाने से रोक सकते हैं। अगर इन दोनों ने अगर अपना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बड़ा टीम बना लिया, इसने भी अपना बड़ा टीम बना लिया, तो तुम सोचो क्या होगा लास्ट में, युद्ध तो होगा। तो क्यों ना एक तीसरा रास्ता निकाला जाए। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक तीसरा रास्ता निकाला, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि भाई आप भी ठीक हो, आप भी ठीक हो। तो इंडिया, चाइना और भी अलग अलग कंट्रीज़ मिलके ऐसे 29 कंट्रीज़ ने नैम को ज्वाइन किया, अलायंस बनाया अपने साथ कि भाई हम तो हैं, आप सब दोनों ठीक हो। और इसमें क्या फीचर्स था, इसका मतलब हम दोनों को ज्वाइन नहीं करेंगे तो क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं होगा, या मतलब हमको दोनों से कोई मतलब ही नहीं है? नहीं, मतलब है। इसका फीचर्स को जानिए। इसका फीचर्स ये कहता है कि पहले तो ये अपोज करता है, इट अपोजेस मिलिट्री अलायंसेस। मतलब कि अब समझ लो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर इंडिया ने यूएसए को ज्वाइन किया और पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन को ज्वाइन किया
और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, तो क्या इनडायरेक्टली ये युद्ध यूएसए और सोवियत यूनियन को नहीं माना जाएगा? बिल्कुल। और ये वर्ल्ड वॉर 3 है, इसी तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, क्योंकि अगर इंडिया यूएसए के साथ है और पाकिस्तान सोवियत यूनियन के साथ है और इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हुआ, तो वो यही माना जाएगा कि इनडायरेक्टली यूएसए भी इस युद्ध में कूदेगा और सोवियत यूनियन भी पाकिस्तान को बचाने के लिए कूदेगा ही। तो ये एक वर्ल्ड वॉर 3 जैसा हुआ। अगर वही हुआ कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, अलग अलग कंट्रीज सब जाके नैम को ज्वाइन कर लेती है, कोई इन दोनों का साथ नहीं देता, कोई मतलब इनके साथ अलायंस नहीं बनाता, मिलिट्री, खासकर मिलिट्री अलायंसेस नहीं होते, तो इससे क्या होगा, लोग अपने देश में मिलिट्री पे जो जो इक्विपमेंट्स है उस पर खर्चा कम कर देंगे, और इससे इन दोनों को एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा। इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, चाइना अलग हो गया, तो इस तरीके से क्या होगा कि लोग दो जो मेजर ब्लॉक्स बने हुए हैं उनका साथ ना देखे, अपने जो मानो अगर इंडिया और पाकिस्तान में कोई डिस्टर्बेंस है या इंडिया और चाइना में कोई डिस्टर्बेंस है, तो वो लोग आपस में बैठ के ही सुलझा लेगा, मतलब 2 देश तक ही सिमट जाएगा, इतने सारे देश इंक्लूड नहीं होंगे। नहीं तो क्या होगा, सभी इंक्लूड हो जाएंगे और सभी युद्ध में कूद जाएंगे। इसीलिए इसकी जो फीचर्स हैं इसको बहुत अच्छा से पढ़ना, एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, इसमें 4 अच्छे पॉइंट्स हैं। अगर आप चैप्टर एट अ ग्लांस में जाएंगे तो उस 4 अच्छे पॉइंट को देख सकते हैं। बाद में जब आप क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे तो उसको थोड़ा लंबा करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर एट अ ग्लांस एक बार जाइए, उसमें पॉइंट्स देखिए। इट ओपोजेस मिलिट्री अलायंसेस, दूसरा इट अलाउस नेशंस द फ्रीडम टू टेक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, मतलब अगर इंडिया ऐसा कंट्री है, चाइना ऐसा कंट्री है, इसका अपना फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट, इसको कोई इंटरफियर नहीं होगा। वही अगर मिलिट्री अलायंसेस में होगा, ये होगा, तो इससे क्या होगा कि एक कंट्री जो दूसरे कंट्री को बोलेगा कि आप अपना फॉरेन पॉलिसी ऐसे रखो, दूसरा कंट्री तीसरे को बोलेगा कि हाँ भाई तुम मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो तुम मेरे अपना फॉरेन पॉलिसी ऐसे रखो, मेरे हिसाब से रखो। तो इससे क्या होगा कि मतलब आपका ऐसे इंडिपेंडेंट नई पॉलिसी चल के उस दूसरे कंट्री का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होगा और इससे डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। अगर सब कंट्री इंडिपेंडेंट है तो उसका अपना फॉरेन पॉलिसी भी तो होगा कि मैं इंटरनेशनल क्या रिप्रेजेंट करता हूँ अपने इंडिया को, तो मैं डिसाइड करूँगा, मैं एज ए इंडियन डिसाइड करूँगा। अगर चाइनीज़ हूँ तो मैं डिसाइड करूँगा कि फॉरेन पॉलिसी क्या है। इसी को बोल जाता है दोस्तों सॉवरेन स्टेट। सॉवरेन स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्टेट, मतलब सॉवरेन स्टेट का मतलब ये है कि कंट्री, एक ऐसा कंट्री जो खुद डिसाइड करता है कि वो इंडिपेंडेंट है, दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं आके वो डिसीजन नहीं लेता, अपने पॉलिसीज नहीं बनाता। अगर हम लोग किसी तरीके से भी यूएसए के साथ कोई भी अलायंस, बहुत बड़े अलायंस में है, तो यूएसए का जो इन्फ्लुएंस होगा, चाहे वो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस होगा, चाहे वो मिलिट्री इन्फ्लुएंस होगा, वो इंडिया पे भी दिखेगा। अगर बहुत बड़ा अलायंस इस तरीके से होता है तो इंडिया जो है एज ए सॉवरेन स्टेट नहीं रह पाएगा। अगर सपोज जैसे अभी युद्ध हो रहा है रशिया और यूक्रेन का, तो यूएसए ने कहा कि भाई, यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा, रशिया से तेल लेना बंद कर दो, तो बदले में एस जयशंकर साहब ने क्या कहा, बोला कि इंडिया इज ए सॉवरेन स्टेट। इसका मतलब ही है कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो जानता है कि उसे क्या करना है, उसे दूसरे की बात को सुनने की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड पॉइंट में आओ, देखो फर्स्ट पॉइंट है इट अपोजेस मिलिट्री अलायंसेस, सेकंड पॉइंट है इट अलाउस नेशन टू टेक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन, थर्ड है इट डज नॉट प्रिवेंट नेशंस फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पहली बात देखो, ये भी बहुत अच्छा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर कोई नेशन हिस्सा ले रहा है बढ़ चढ़कर, चाहे वो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हो, चाहे वो मिलिट्री से रिलेटेड हो, मतलब मिलिट्री अलायंसेस नहीं कर रहा है लेकिन कोई अपनी बात रख रहा है किसी प्लेटफॉर्म में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही है, तो वो नैम किसी को रोकेगा नहीं। लेकिन जबकि एक स्टेट अगर खुद बहुत ताकतवर है, कोई भी कंट्री मान लो यूएसए बहुत ताकतवर है और उसका इन्फ्लुएंस सपोज ऑस्ट्रिया, हंगरी या कोई भी छोटा कंट्री मान लेते हैं कनाडा पे है, तो कनाडा के ऊपर उसका अगर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा तो कनाडा का जो फॉरेन पॉलिसी बनेगा या इकोनॉमिक पॉलिसी बनेगा थोड़ा यूएसए को ध्यान में रख कर बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेलेंगे, वो इंडिपेंडेंट एज ए नेशन, सॉवरेन नेशन खेल सकते हैं, और जबकि ऐसे अलायंसेस में नहीं होगा। तो नैम का फीचर्स ही इस तरीके से है ताकि फ्रीडम प्रमोट हो, मिलिट्री अलायंसेस को टूटे ताकि वर्ल्ड वॉर जैसे खतरे ना हो, इंडिपेंडेंट रहे, सब अपना अपना डिसीजन खुद लें, सभी इंडिपेंडेंट नेशंस। फोर्थ पॉइंट है इट अपोज द राइट्स ऑफ ऑल पीपल, फ्रीडम एंड जस्टिस। ये फ्रीडम की बात करेंगे,
एंड जस्टिस की बात करेंगे। नैम ने एक इशू भी उठाया था, साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था दोस्तों। तो नैम ने इस बात को दुनिया के सामने उठाया भी। सभी 29 कंट्रीज मिलके इस बात को उठाएं। इसके मेंबर्स जब शुरू में हुए थे वो 29 कंट्रीज थे, सभी मेंबर्स आए और इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कंडेम किया गया, कि बोला गया कि ये सही नहीं है। ओके, इस तरीके से नैम फंक्शन करता है, नैम काम करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। क्या क्या रिस्पॉन्सिबल, क्या क्या कारण था नैम बनने का। नैम अचानक तो नहीं बना, नैम बनाने का कोई कारण हो सकता है। पहला है द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका रियलाइज दैट अलाइनिंग विद एनी ऑफ द पावर ब्लॉक्स विल नॉट हैव देयर लार्जर इंटरेस्ट एंड विल एंडेंजर वर्ल्ड पीस। सेम चीज है, देखो जो जो फैक्टर्स इन्वॉल्व रहा है इसमें 5 फैक्टर्स दिया गया, ठीक है। उन 5 फैक्टर्स में से पहला फैक्टर जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी नया कंट्री नहीं चाहता है कि युद्ध लड़े, क्योंकि अभी अभी वो जस्ट आज़ाद हुआ है, जिसको इंडिपेंडेंस मिला है तुरंत। अगर आप इंडिया की बात करेंगे, जिसको इंडिपेंडेंस मिला है 1947 में, हमारा ऐसा इकोनॉमी बहुत कमज़ोर था, मिलिट्री भी उतनी ताकतवर नहीं थी, कमज़ोर थी। तो अगर हम किसी युद्ध में कूदते हैं, वर्ल्ड वॉर में ही मान लो कूद जाते हैं, तो मैसाकेर अमाउंट में लोग मारे जाएंगे और कोई नहीं चाहेगा कि हमारा लोग मारे जाए किसी भी वर्ल्ड वॉर में। इसीलिए कोशिश ये रही कि हमें सभी देश को इन 2 मेजर सुपर पावर से अलायंस होने से रोकना है, और जो कामयाब भी रहा। नैम इसीलिए बनाया गया था ताकि कंट्रीज, जिस तरीके से याद करो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों एक जैसे ही काम करते थे, ये दोनों ट्रिपल अलायंस में थे, और इन तीनों का हर्ष लास्ट में हुआ क्या। हालांकि बहुत स्ट्रांग था, जर्मनी स्ट्रांग था, इटाली स्ट्रांग था, जापान स्ट्रांग था, पर तीनों का हालत हुआ क्या, तीनों के तीनों सब डाउन हुए। और सिर्फ ये डाउन ही नहीं हुए, मोर देन 6 लाख 10 लाख से भी ऊपर लोग मरे हैं। सोच रहे हैं दोस्तों, भयानक। जापान में जो हिरोशिमा एंड नागासाकी हुआ था, क्या वो सबसे भयानक नहीं था। पूरे का पूरा एक शहर चला गया था। तो वैसी घटना आगे ना हो, इसीलिए नैम को देखकर बनाया गया। और इसका रिस्पॉन्सिबल कारण यही है कि कोई भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज वो नहीं चाहता है कि वर्ल्ड पीस खतरे में आए। सेकंड पॉइंट में ये दिया गया है, दे वांटेड टू एंजॉय देयर न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम। सब दूसरा बात है कि वो अपने फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके के झमेले में फंसे और युद्ध हो जाए। तीसरा, दे वांटेड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स विदाउट आउटसाइड इन्फ्लुएंस, इंटरफेरेंस। मतलब अगर किसी का प्रॉब्लम है किसी दूसरे कंट्री के साथ, तो 2 कंट्री आपस में बात करके ही सुलझा ले, किसी तीसरे कंट्री का इन्वॉल्वमेंट ना हो। क्योंकि जितना कंट्री, अगर इसका किसी के साथ अलायंस है तो ये आ जाएगा बात करने, इसका दूसरे के साथ पार्टी है तो ये भी आ जाएगा बात करने, इसका किसी और के साथ है वो भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ाया, सिर्फ 2 लोग के बीच युद्ध था, पूरे वर्ल्ड को चपेट में खींच लेगा कि चलो सब युद्ध लड़ते हैं, और क्या होगा, वर्ल्ड वॉर 3। They wanted to solve their problems without interference. They wanted to promote goodwill and cooperation among the nations of Asia and Africa. एशिया और अफ्रीका के बीच में, दोनों के बीच में बेहतरीन रिश्ता बनाया जाए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और ये बना भी। अफ्रीका में जिस तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, नस्ल भेद होता था, उस चीज़ को रोकने के लिए नैम बहुत ही अच्छा जाना गया है। To boost their economic development, they consider it worthwhile not to align with any power bloc so as to get economic assistance from both of them. इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है, क्योंकि जब आज़ाद हुआ था तो इकोनॉमिक बहुत ख़राब था। इंडिया का हो या कोई भी एशिया कंट्री हो, चाइना का भी 1947 में हालत बहुत ख़राब था। तो उस तरीके से चाइना हो गया, सिंगापुर हो गया, अदर कंट्रीज जितने भी कंट्रीज़ थे, एशिया, अफ्रीका, अदर जितने भी कंट्रीज़ थे, उन सब का हालत बहुत ख़राब था। और वो सब चाहते थे कि हम किसी के साथ ना मिलके दोनों के साथ इकोनॉमिक, क्योंकि 2 देश, दोनों के पास पैसा बहुत था, और दोनों के साथ मिलिट्री अलायंस नहीं चाहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक अलायंस ठीक है, हम आपके साथ तो उसमें करेंगे। इकोनॉमिक असिस्टेंस चाहते हैं, वो चाहते हैं, लेकिन दोनों के साथ मिलिट्री अलायंस नहीं चाहते। अब एवोल्यूशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कैसे होता है, कहाँ से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत होती है। एवोल्यूशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि किस तरीके से रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट,
उससे पहले एवोल्यूशन से आने से पहले हम पंचशील पे आते हैं ताकि वो चीज़ अच्छा से क्लियर हो आप लोग को। ये पंचशील क्या है? 1954 में इंडिया एंड चाइना साइंड एन अग्रीमेंट कंटेनिंग 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएक्सिस्टेंस। दिस प्रिंसिपल्स नोन एज पंचशील। इंडिया और चाइना ने एक पीसफुल कोएक्सिस्टेंस का साइन किया ताकि हम दोनों एक दूसरे को नहीं कब्जाएंगे। ओके, पंचशील की 5 बातें वो याद रखें। क्या क्या है इंडिया और चाइना के बीच में जो 5 बातें हुई हैं, 5 प्रिंसिपल्स है। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। दोनों की इंटरनल अफेयर्स में एक दूसरे का कानाफूसी नहीं होगा। सपोज अगर इंडिया एक स्टेटमेंट देता है कि कश्मीर को लेके, कश्मीर इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो उससे लेके चाइना कुछ नहीं बोल सकता। अगर चाइना के अंदर में कुछ हो रहा है तो इंडिया कुछ नहीं बोल सकता। इस तरीके का पंचशील करके अग्रीमेंट बनाया गया। दूसरा, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन का मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ एग्रेशन नहीं दिखाएंगे। हालांकि हम जानते हैं कि चाइना ने इस पंचशील को तोड़ा है, लेकिन ये पंचशील में पॉइंट्स क्या क्या हैं इस बात को देखो। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन मतलब अगर इंडिया का बाउंड्री एक हद तक है तो चाइना का बाउंड्री जहाँ तक है। अब चाइना का बाउंड्री को वो एक्सटेंड नहीं कर सकता और ना ही इंडिया अपना बाउंड्री को एक्सटेंड कर सकता है। तीसरा पॉइंट ये बताता है इक्वालिटी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। दोनों के बीच में इक्वालिटी बना रहे फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। पॉइंट्स अच्छे अच्छे दिए गए हैं पंचशील में, जो पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। चौथा है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। तो ये भी बहुत सही है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए टेरिटोरियल। जैसे कि हम देखते हैं कभी कभी चाइना एग्रेशन शो करता है, वो इंडिया के टेरिटरी में घुस जाता है और उसको बोलता है कि वो तिब्बत का हिस्सा है, तो वो तो पंचशील का एग्रीमेंट तोड़ना हुआ। लेकिन जो पंचशील में बना था वो क्या क्या बना था कि इंटरनल अफेयर्स में कोई किसी भी तरीके का दोनों ही देश अपने में ताकाझाकी नहीं करेंगे। दोनों का अपना अपना इंटरनल अफेयर्स को खुद, जिस कंट्री का जो इंटरनल अफेयर्स है वो खुद ही सुलझाएगा, दूसरा कंट्री आके कुछ बोल नहीं सकता। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन मतलब अपना एग्रेशन नहीं शो करना है। ये नहीं है कि अपना बाउंड्री जहाँ था उससे और एक्सपैंड करने के लिए हम और चले आएँ आगे। तीसरा है इक्वालिटी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। दोनों के बीच में इक्वालिटी होना चाहिए ताकि दोनों के बीच का बेनिफिट रहे, ट्रेड रहे, अलग अलग चीज़ रहे, फ़ायदा बना हुआ रहे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब एक बार जो टेरिटरीज़ के बीच में जो बाउंड्रीज बन गई सो बन गई, तो अब आप इसको बदलने का नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई मेरा जगह तो यहाँ पर है, मैं तो यहाँ तक आऊँगा, इंडिया बोलेगा वहाँ तक है, वहाँ तक जाऊँगा। हालांकि हमने चाइना को ही देखा है ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेशन किया है, इंडिया की तरफ से कोई शो नहीं हुआ है। तो ये पंचशील में दिया गया था कि हमें दूसरे का रेस्पेक्ट करना चाहिए। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवर्जिनिटी मतलब सोवर्जिनिटी का मतलब मैंने अभी इससे पहले ही समझा दिया था कि वो एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो तय कर सकता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। पांचवा पॉइंट है पीसफुल कोएक्सिस्टेंस मतलब शांति से अपना दोनों साथ में रहें। जैसे हम लोग सुनते हैं ना हिंदी चीनी भाई भाई, तो ये नारा दिया जाता है ताकि एक दूसरे लोग एशिया में इन दोनों के बीच में युद्ध ना हो। लेकिन क्या ऐसा हुआ था? नहीं, इंडो चाइना वार हुआ है। लेकिन हम लोग को इसमें अभी नहीं जानना है। अभी सबसे पहले सिर्फ पंचशील को जानो, ठीक है। पंचशील के 5 पॉइंट्स कौन है? इंटरनल अफेयर्स नहीं हो, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए एक दूसरे का इंटरनल अफेयर्स में। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन होना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ एग्रेशन शो नहीं होना चाहिए कि वो आगे आके और एग्रेसिव बन के वो नए टेरिटरीज को कब्जा रहा है। तीसरा, इक्वालिटी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, तीनों इक्वालिटी होना चाहिए। चौथा है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवर्जिनिटी, रेस्पेक्ट होना चाहिए कि उसका टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक है और इसका टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक है दोनों के बीच में। पांचवा है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ कोएग्जिस्टेंस, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने बताया हिंदी चीनी भाई भाई। अगले लेक्चर्स में हम आर्किटेक्ट्स ऑफ नैम और नैम के कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे और ये बताएंगे कि नेहरू जी के जाने के बाद भी नैम किस तरीके से फंक्शन किया, किस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया और क्या क्या नैम के होने के रहने के दौरान भी क्या क्या ड्रॉबैक्स हुए, क्या क्या चीज़ें हुई जिससे नैम को थोड़ा इफेक्ट हुआ। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।